लिया, ठीक है, ठीक है। तो फिर अपन लिख लेते हैं, जैसे अपन लिखेंगे इसमें विल राइट दैट भाई इसमें लिथियम बेरिलियम बोरॉन इस टाइप से, और फिर सोडियम से अपन ऐसे लिखना शुरू करेंगे। तो अपन पहले एक यहाँ पर लिख लेते हैं ये ऐसे, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन एक पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, दैट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में वी नो दैट यहाँ पर अपन लिखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, FeCO, आयरन, कोबर, निकल, कॉपर, कॉपर, ये हो जाएगा आपके पास। और फिर अपन एक मतलब अपन बना लेंगे ऐसे, दैट इज लाइक दिस, ऐसे बना सकते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन नॉन मेटल्स भी लिखेंगे, राइट। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज, तो ये पीरियोडिक टेबल ऐसे हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो नो डाउट मतलब यहाँ पर तो ये अपन ये बनाएंगे, ऊपर तो वो खाली होगा, लेकिन अपन ऐसे बना सकते हैं, दिस इज बेरिलियम बोरॉन वाला ग्रुप, इधर अपन ऐसे बना सकते हैं, और इधर इसको ऐसे बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बड़ी देर से गुड मॉर्निंग किया, क्या हो गया, कुछ याद आ गया क्या? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ऐसे। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं लिखने वाला, मैं बस एक जितना मुझे चाहिए जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको ये पता होना चाहिए, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बनाने वाले अपन, बस उतना ही लिखेंगे जितने अपन को काम होगा। तो एक मिनट ग्रुप्स बना दूंगा, तो ग्रुप्स बनाने के बाद अपन फटाफट जितना एलिमेंट अपन को रिक्वायर्ड होगा ना, अपन बस वही एलिमेंट लिखेंगे, सारे नहीं लिखेंगे, सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को जितना रिक्वायरमेंट होगा अपन वही लिखेंगे बस। जितना रिक्वायर्ड होगा वही एलिमेंट लिखेंगे अपन बस। ये पीरियोडिक टेबल लिखा अपन ने, ठीक है। और यहाँ पर भी एलिमेंट होते हैं, वी नो दैट। ये ऐसे एलिमेंट हो जाएगा। अब अपन को एक बात पता है कि ये एलिमेंट्स है, और नीचे प्लेस्ड होते हैं लिंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, वो नीचे यहाँ होते हैं। हाँ सर, एफ ब्लॉक भी तो रहता है। बिल्कुल, उनको अपन एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसको अब मैं पूरा नहीं बनाने वाला, अपन को पता है, थोड़ा सा बना देता हूँ, बस फर्स्ट वाला बना देता हूँ, बाकी ग्रुप में लिख दूंगा जैसे अपन लिखा हुआ है, और बीच में एक बना देता हूँ, उस मतलब ऐसे हो जाएगा। तो अब ये जो अपन ने बनाया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, अब मैं लिख देता हूँ जितना मुझे चाहिए, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर है, यहाँ गोल्ड है, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, इधर तो मुझे रिक्वायर्ड होगा क्योंकि सारा का सारा SN और PB, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इधर सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, इधर अपन लिख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइल, और इधर हीलियम था, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इधर अपन कहेंगे सीरियम से लेके इधर गैडोलोनियम आता है बीच में, और इधर लूटेशियम, लूटेशियम,
और इधर थोरियम से लेके इधर होगा सीएम और इधर होगा दैट इज लॉरेंशियम। स्कैंडियम इटर्बियम लैंथनम होता है और एक्टिनम होता है। तो अपन ऐसे उसमें बोल देते हैं भाई स्कैंडियम टाइटेनियम। अब अपन लिखते हैं दैट इज इधर होता है जिरकोनियम हाफेनियम, इधर रफेनियम होता है, इधर अपन लिख सकते हैं नबीबियम एंड टेंटलम। बस इसके आगे अपन कुछ भी नहीं लिखने वाले। ये टीए होता है टेंटलम। ये हो गया, काफी हो गया, ठीक है, टेंटलम। अब इसमें अपन बताएंगे कि भाई जो ये वाले पार्ट है ना, दीज आर मेटलाइट्स। ये जो होते हैं ये मेटलाइट्स होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों ही प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन मेटलाइट को अपन जनरली मेटल ही बोलते हैं, तो मेटलाइट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 मेटलाइट्स होते हैं। और इधर वाले जो मेटलाइट के ऊपर वाले हैं ये सब नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर अपन चेक करेंगे ना, तो इन पीरियोडिक टेबल देयर आर only 17 non-metals, 7 metallites, and rest all are metals. All are metals. तो पीरियोडिक टेबल में ज्यादा जो होते हैं वो मेटल्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑल आर मेटल्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो लास्ट शेल में S1 आएगा। जैसे ये हाइड्रोजन 1s1, ये पीरियड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स, और ग्रुप हो जाएंगे 18 वी नो दैट। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 और 18 ग्रुप्स होते हैं। इसके लास्ट वैलेंस शेल में S1 आएगा, इसमें S2 आएगा और इसमें D1 आएगा। ये D2 आएंगे, इनके लास्ट ऑर्बिट में ये D3 होगा, D4 D5। इसमें अपन D5 लिख लेते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन इन द प्रोग्राम। ये D6 होगा, ये D7 होगा, ये D8 होगा और ये D9 है। D9 को भी अपन एक्सटेंड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी, और ये भी D10 होता है। ये P1 होंगे, ये P2 होंगे, ये P3 होंगे, P4 P5 और ये P6। सिमिलरली यहाँ पर F1 होता है, F2 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ये F1 होगा, ये F7 होता है और ये F14 होता है लास्ट शेल में। सो ये जो जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही वो ग्रुप होता है, वही वो ब्लॉक होता है। मतलब अपन कहेंगे दिस इज कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड D ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वाले जो होते हैं इनको कहते हैं अपन D ब्लॉक एलिमेंट्स। ये D ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो होते हैं ये होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनको अपन कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में जा रहा है, तो इनको अपन कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। सो दीज आर F ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि जब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वही वो ग्रुप का ब्लॉक होता है। तो P ब्लॉक जो होते हैं वो इधर होते हैं, D ब्लॉक जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं। D ब्लॉक्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। These are अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अपन को दोनों ही पता है। These are called अल्कली। अल्कली मतलब जो बेस बनाते हैं, जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये स्ट्रांगली बेसिक बनाते हैं सॉल्यूशन। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे इन एलिमेंट्स को, तो दे विल फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन बट नॉट द बेस। सो अल्कलाइन मतलब बेस के जैसे, तो बेस के जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं। तो दीज F ब्लॉक एलिमेंट में ये जो होता है ना लेंथनम में, ये जो F ब्लॉक एलिमेंट है ये एक्चुअली इधर प्लेस्ड होता है, इधर प्लेस्ड होता है।
इधर लेंथेनॉइड्स के बाद ये प्लेस होते हैं और ये इधर प्लेस होते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल जो है वो ऐसे नहीं दिखता है, ऐसे दिखता है। ये एस ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, फिर ये डी ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक। मतलब ये एस होता है, ये एफ होता है, ये डी होता है और ये पी ब्लॉक होता है। तो पीरियोडिक टेबल ऐसे दिखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। तो हमने क्या किया, इनको ना नीचे प्लेस कर लिया। लेकिन वो लेंथेनॉइड्स के बाद लेंथेनॉइड्स आता है, लेंथेनॉइड्स आता है। जैसे अपन देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर, जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको पता होता है। इस वाले पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 8। इसमें कितने, 8 इसमें कितने, 8 18। 18 इसमें कितने, 18 18। 18 32 32 इसलिए बिकॉज यहाँ पर 32 18 लेंथेनॉइड्स भी होते हैं। हाँ सर। और यहाँ भी 32 होगा क्योंकि 32 एक्टिनॉइड्स होते हैं। इनको अपन कहते हैं लेंथेनॉइड्स और इनको अपन कहते हैं एक्टिनॉइड्स। All actinides are radioactive. All are radioactive. भाई मैंने ये नहीं कहा कि रेडियोएक्टिव बाकी नहीं हो सकते हैं उनमें रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज हो, लेकिन ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव होते हैं। ये अल्फा एमिशन करते ही करते हैं एक्टिनाइड्स। और अपन ऐसे भी लिखते हैं 2 और 3 ना, तो इधर प्रोटोनियम और इधर लिखते हैं अपन थोरियम। ये थोरियम में यूरेनियम होगा, मैं उसमें वर्ड भी, उसको नाम भी बोलते हैं, पर उसको ऐसे बोल देते हैं। ये यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 90, 91, 92। यूरेनियम, ये 3 ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दे आर नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। और उसके बाद सारे के सारे आर्टिफिशियल होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांसयूरेनिक मतलब यूरेनिक के बाद, है ना। यूरेनिक के बाद जो होते हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, उनको, उन आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को अपन ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल अपन को समझ में आ गया कैसे है। अब अगर मान लो मुझे किसी का एटॉमिक नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे, इनके एटॉमिक नंबर आपको पता है, इन सबके। मान लो आपको कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 पता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर चाहिए, तो आप क्या करो, 29 में 18 ऐड कर लो। तो अगर 29 में 18 ऐड करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर सिल्वर से गोल्ड का एटॉमिक नंबर चाहिए, तो गोल्ड के एटॉमिक नंबर में आपको 32 ऐड करना पड़ेगा। तो किसी भी एलिमेंट का अगर अपन को एटॉमिक नंबर चाहिए जैसे, तो आप क्या करोगे, इधर कितना है 29, तो ये 18 एलिमेंट के बाद सिल्वर आएगा, तभी तो 18 लिखा आपने। तो आप क्या करो, इसमें 18 ऐड कर लो तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया, और उसमें 32 ऐड करो तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया। बिल्कुल वैसे ही अगर मुझे इसका एटॉमिक नंबर पता है तो मुझे इसका भी एटॉमिक नंबर पता है, मुझे इसका भी एटॉमिक नंबर पता है, इसमें 18 ऐड कर लूंगा। इसका भी एटॉमिक नंबर पता है, मुझे इसका भी एटॉमिक नंबर, सबके एटॉमिक नंबर पता है, बस ऊपर वाले कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अपन को पता होना चाहिए, राइट। अब ये एस ब्लॉक एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है। ये लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को अपन दीज आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर इसलिए क्योंकि ये डी और एस के बीच में प्रेजेंट होता है ना इधर, इसलिए अपन इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको पता है कैसे लिखना होता है, सब बातें इनको पता है कैसे लिखना है। अब ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, जैसे जैसे आप LHS से RHS की तरफ जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता जाएगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक में चेंज होता जाएगा। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम LHS to RHS। दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम LHS to RHS, from LHS to RHS in the periodic table.
but increases from top to bottom. किसी भी ग्रुप में मतलब किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव कैरेक्टर बढ़ेगा. बॉटम मैंने आपको बताया एनी एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 कैन शो रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज. इन सब में रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टीज बट ट्रांसयूरेनिक तो होते ही रेडियोएक्टिव है, वो प्रॉपर्टीज नहीं, दे आर रेडियोएक्टिव. Right? So we can write like that. अब only liquid non-metal is bromine है. Bromine is the only liquid. So only liquid non-metal. Non-metal is bromine है. Br2 को only liquid and metal is mercury. Mercury is the only liquid metal at room temperature. फिर अपन बता सकते हैं इसमें. अब काम की बात देखते हैं कि जिसके लिए मैंने पीरियड, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू कि ये पढ़ लेना अपने आप, क्योंकि डिस्कवरीज बताते हैं. जो मैंने लिखा हुआ है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो मॉडेस्ट है. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का फायदा ये होता है कि अपन इसमें किसी का भी प्लेसमेंट बता सकते हैं कि अगर आप एलिमेंट दे दो, जैसे मैंने लिखा आपसे आयरन एटॉमिक नंबर 26, तो अपन क्या करेंगे इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो एलिमेंट्स ग्रुप उस पीरियड में प्रेजेंट होता है. तो अपन क्या करेंगे 2 8 8 कितना हो गया 18 हो गया, बच्चा कितना 8, तो अपन ये लिख दिया. तो अपन को पता है कि भाई इसमें 4 शेल आ रहे हैं. शेल नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर फॉर द पीरियड. तो जो एफ है ना, एफ है ना, वो 4th पीरियड में प्लेस्ड है. जितने शेल आएंगे वही पीरियड होगा. और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आपको ग्रुप का नंबर बता देगा. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर फॉर द ग्रुप. वो नंबर फॉर आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं वैसे, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हिसाब से लिखना है. वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन अफबो प्रिंसिपल से बताएंगे, तो उसमें अपन ब्लॉक बता सकते हैं किस ब्लॉक का एलिमेंट. तो सर ये जो लिक्विड एलिमेंट्स है वो सब रूम टेम्परेचर पे ना? हाँ, लिक्विड एलिमेंट जो लिखा मैंने वो रूम टेम्परेचर पे लिखा मैंने. ठीक है. अब इसमें अपन कहेंगे कि भाई ये तो पीरियोडिक टेबल ऐसे आप सभी के लिए, अगर एटॉमिक नंबर आपको पता होंगे तो आप इजीली बता सकते हो. आप प्लस माइनस करके, जैसे ना अपन को वेनेडियम पता होता है 23, तो ये कितना होगा 18 ऐड करूंगा, और टेंटलम कितना होगा 32 ऐड करूंगा, तो टेंटलम आ गया. तो किसी का भी एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के अपन बता सकते हैं कि उसका पीरियोडिक टेबल में प्लेस कहाँ होगा, वो अपन बता सकते हैं. ठीक है. तो अपन कहेंगे अब पीरियोडिक टेबल मतलब बना लेना चाहिए. नोट्स क्या मतलब, अगर आपने नहीं बनाया है अब तक तो आप मतलब एनसीईआरटी में या जो भी पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, पीरियोडिक टेबल लेके बैठो. ठीक है ना. तो अब नोट्स बनाने के लिए तो अपन इसके बाद नोट्स बनाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे नोट्स बनाना है आपको. तो lengthenoids and actinoids are F block element, they are not D and F block element. जो मैंने लिखा हुआ है बस अपन को वही करना है. तो lengthenoids and actinoids are ये जो है F block element है, लेकिन lanthanum और actinium they are D block elements, क्योंकि उनमें F जब तक F1 नहीं होगा, F ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर F ऑर्बिटल में नहीं जाएगा तो they are not F block element. तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा लैंथनम और एक्टिनियम का वो D1 होता है. तो फिर अपन को पता है क्या करना है. ठीक. तो अब
मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बता दिया और जो मैंने बताया है आपको बस आपको वही उसी के हिसाब से करना है। चलो अब काम की बात करते हैं। इसमें जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अपन को मतलब ध्यान रखना है वो है ये वाले पार्ट्स। जिसके लिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया। ये वो पार्ट है जिसके लिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया। ठीक है, तो ये पार्ट अपन को हमेशा ध्यान रखना है कि ये ग्रुप अपन को अच्छे से आना चाहिए, ये ग्रुप अपन को अच्छे से आना चाहिए, ये तीन के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इनकी प्लेसमेंट क्या है और इनके बारे में अपन को पता होना चाहिए अच्छे से। बाकी पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे तो आपको इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगा और बाकी जो आप सोचते हो पीरियोडिक टेबल में साइज वगैरह वेरिएशन वगैरह वो सब अपन पढ़ेंगे। दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस, these are called halogens. 17th group element are called halogens. These are called chalcogens. These are called pinacogens. These are called pinacogens. Like that we can write. ठीक है, बाकी और प्रॉपर्टीज भाई सॉलिड लिक्विड गैसेस ऐसे सब वो अपन देखेंगे, है ना, वो अपन चेक करेंगे। बाकी तो अपन को पढ़ना ही है ना पीरियोडिक टेबल क्या, अपन को तो एक एक ग्रुप पढ़ना है। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर, एफ ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर, एस ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर। हाँ सर। वो सब उस टाइप से ये पूरे अपने आप में एक चैप्टर्स पढ़ते हैं अपन को, 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 ग्रुप लगता है केमिकल रिएक्शन के लिए। अभी अपन को इतना चाहिए और ये वाला पार्ट आप पढ़ लेना। ठीक, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले अपन को एक छोटा सा पार्ट और पढ़ना होता है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये वाले पार्ट जो सर्किल किए मैंने ये हमेशा ध्यान रखना, बाकी सारा पार्ट ही जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना। और बाकी इन पेजेस में आप पढ़ोगे ना तो वो डीएफ ब्लॉक एलिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, साइज टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा लाइक दैट ना, वो मतलब इस टाइप से वो बताएंगे आपको साइज वेरिएशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लाइक दैट। तो वो तो अपन पढ़ेंगे अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। बाकी उनको क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वही ब्लॉक होगा उसका। ठीक है, बोरॉन इज अ नॉन मेटल है, बोरॉन को मेटलॉइड नहीं बनाना, बोरॉन इज अ नॉन मेटल। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक छोटा सा पार्ट और अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्ट इसको अपन शील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट। ये पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। अभी शील्डिंग कांस्टेंट में क्या होता है कि जैसे अब इसमें थोड़ा सा, एक तो अगर अपन एटम को चेक करेंगे ना, किसी भी एटम को, सपोज करते हैं अपन सोडियम एटम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मीन होता है 11 होता है सोडियम। अब 11 होता है तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें 11 प्रोटॉन होंगे, मीन होगा इसमें 11 प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, मीन होता है, अगर मास भी अपन को पता है तो ये एटम में ऐसे इसके ऑर्बिट्स हैं।
अब अपन कहेंगे कि भाई देखो ऑर्बिट्स होते हैं तो ऑर्बिट में अपन इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं। अगर ऑर्बिट में अपन इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपन को पता है, थोड़ा सिमेट्रिक ऐसे लिखते हैं ना। और थर्ड ऑर्बिट में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको एक बात पता है कि एक ही शेल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस में अट्रैक्ट होंगे। अब अपन कहेंगे देखो भाई एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो अपन ने एक शेल लिखा, अपन सेकंड शेल की बात कर रहे हैं इसमें, तो अगर सेकंड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर नहीं है जो उसको रिपेल करेगा, लेकिन अगर अपन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिखा तो ये आपस में रिपेल करेंगे, तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम पार्ट होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा हमेशा, क्योंकि वो आपस में रिपेल करेंगे ना। अपन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे ना, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा। अगर इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब न्यूक्लियस का जो इसका रेडियस है, उसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। पहले ये था 1 इलेक्ट्रॉन में, तो अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन में, 3 इलेक्ट्रॉन में और बढ़ेगा, क्योंकि इनका आपस में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन बढ़ाएंगे, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो ये थोड़ा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा क्लाउड की वजह से। बट सिंस जब अपन इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ाओगे सर, सो प्रोटॉन का अट्रैक्शन भी होगा भाई, इसमें आपस में क्लाउड का रिपल्शन होता है तो वो दूर जाना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट भी करता है तो पास लेके आता है। तो फिर हमें तो सिर्फ हमने ये कहा कि अगर मेरे पास एक शेल है तो उसमें अगर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनमें ज्यादा रिपल्शन होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा रिपल्शन होगा, ऑब्वियसली बात है, 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो उनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं किसी भी शेल में, उनके बीच में रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ने से वो बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, जाएंगे या नहीं ये नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जाना चाहते हैं, तो रिपल्शन है, ऑब्वियसली बात है, रिपल्सिव फोर्सेस अगर है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, अगर रिपल इनके बीच में रिपल सेम चार्ज होता है तो ऑब्वियसली बात है वो दूर जाना चाहते हैं। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है सर, ये तो अंदर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को रिपेल करते हैं और बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वालों को रिपेल करते हैं, रिपल्शन तो इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा ही होगा। बट सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, इसलिए वो एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, उनमें सेम चार्ज है, इसलिए कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन आपस में आके टकराने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो रिपेल होकर दूर जाना चाहते हैं। तो एक बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ेगा तो उसका न्यूक्लियस से जो बाइंडिंग होगा वो थोड़ा कम होने की कोशिश करेगा ड्यू टू द रिपल्शन। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे किसी भी शेल में तो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और बात होगा कि अगर मान लो एक से ज्यादा सेल्स हैं तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, अगर वो एक दूसरे ऐसे सभी शेल्स में वो एक ही पैरेलल लाइन में आ गए, अगर सभी शेल में पैरेलल लाइन में आ गए तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन को इसके सामने ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस में थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसको इसके सामने आ गया ना, ये भाई ये सीधा इससे बात करना चाहता था लेकिन बीच में ये आ गया, तो इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस में क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका अट्रैक्शन तो न्यूक्लियस से और कम होगा क्योंकि इसके सामने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, क्योंकि अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो हम तो ऐसे ड्रॉ करेंगे सर, सभी दिखने चाहिए न्यूक्लियस को,
मैं तो ऐसे बनाऊंगा, सभी दिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, मतलब कोई पैरेलल नहीं है, सभी न्यूक्लियस से दिख रहा है ऐसे। लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते ना कि ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती, बन सकती है भाई, थोड़े टाइम के लिए बनेगा, लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना। तो अगर ऐसा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा होता है, शायद कभी हो जाए, और शायद में मतलब पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसके सामने अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आए तो इसका अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसके अट्रैक्शन को स्क्रीन कर रहे हैं। मतलब हमारे जैसे मैं और ये आपस में बात करना चाहते हैं, लेकिन बीच में दो लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल पैरेलली, तो ऑब्वियसली बात है हमारा आपस में बात नहीं हो पाएगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्शन की बात करेंगे अगर अपन, तो अपन कहेंगे इन दोनों को बीच में आने से इसका अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस कम हो जाएगा। मतलब जो अपन ऐसे लिखते थे कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज से अगर दो बीच में कोई आ गया तो इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एक पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन में ऐसा हो गया, मतलब इधर भी ऐसा हो गया, इधर भी ऐसा हो गया, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से स्क्रीन हो गए, तो फिर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं 11 प्रोटॉन, वो सारे के सारे रिक्वायर्ड नहीं होंगे इनको अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका अट्रैक्शन तो कम हो गया, तो थोड़े से ही प्रोटॉन होंगे जो अट्रैक्ट कर रहे होंगे इन इलेक्ट्रॉन को। क्यों? बाकी सब तो नेगेटिव चार्ज स्क्रीन हो गया ना। फिर मान लेते हैं कि ये सिर्फ 10% अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस में बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो एक प्रोटॉन सिर्फ 10% न्यूट्रलाइज होगा, 90% वो एक प्रोटॉन जो इससे न्यूट्रलाइज होना था, वो 90% एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया न्यूक्लियस। मान लेते हैं ये 20% अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस, तो इसका एक प्रोटॉन जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होना था वो 80% एक्स्ट्रा हो गया, मतलब वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। एक्स्ट्रा का मतलब वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, दैट इज व्हाट आई। तो इस टाइप से करते 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 अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो स्क्रीनिंग की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस कम हो जाएगा। इसी को अपन कहते हैं स्क्रीनिंग। तो अपन कहेंगे और द इलेक्ट्रॉन्स present in the outer shell, valence shell, are screened by inner shell electrons and repelled by, right, electron in same shell, electron in same shell. Due to this, the attraction of valence electron, the attraction of valence electron to the nucleus, attraction of valence electron to the nucleus, decrease. So इनका अट्रैक्शन अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है देन डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन अट्रैक्शन is called screening effect. इसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इससे होगा क्या
कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो Z होता है, मतलब Z इज एटॉमिक नंबर भी होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो Z होता है, तो इसमें 11 प्रोटॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा स्क्रीन भी हो गए, तो अपन ने कैलकुलेट किया कि कितना परसेंट स्क्रीन हो गए, तो इसमें कितना हो गया था, 90 हो गया था परसेंट स्क्रीन हो गया था, इसका कितना 80% स्क्रीन हो गया था। तो इन सब ना सभी इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ये सम करेंगे, ये 90% 80% सबका सम करेंगे कि कितना स्क्रीन हो गया, तो अपन उसको लिखेंगे कि भाई इतना तो स्क्रीन हो गया। अगर इतना स्क्रीन हो गया तो सारे 11 प्रोटॉन थोड़ी यूज हो गए फॉर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इतना तो स्क्रीनिंग है, इतना स्क्रीनिंग है जैसे ये 10% ही अट्रैक्ट हो रहा है, 90% स्क्रीन हो गया, ये 20% अट्रैक्ट हो रहा है तो 80% स्क्रीन हो गया, ये 20% ही अट्रैक्ट हो रहा है तो 80% स्क्रीन हो गया। तो ये जो 80 80 90 ये सब है ना, ये वैल्यूज इधर लेके आएंगे, ये वो है जो मतलब स्क्रीन हो गया। तो अपन कहेंगे फिर इसके बाद तो फिर इफेक्टिव कितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली हमने जब स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है तो इफेक्टिवली कितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली यूज होगा टू अट्रैक्ट दीस इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन कहेंगे भाई है तो 11 प्रोटॉन, लेकिन इतना स्क्रीन हो गया तो इतना ही प्रोटॉन जो है दैट इज कॉल्ड Z इफेक्टिव, तो उतना ही प्रोटॉन यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए जब अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो इधर अपन लिख सकते हैं वेयर Z is atomic number and Z effective is number of protons। थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं अपन, इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, तो Z इफेक्टिव अपन को लगेगा कि वो इसलिए आपने इफेक्टिव लिखा, तो अपन लिखेंगे Z इफेक्टिव में इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है? कहाँ पर लिखा है मैंने, ये Z इफेक्टिव है, अच्छा उसी को तो लिख रहा हूँ, ये उसी को तो लिख रहा हूँ मैं। सो Z इफेक्टिव होता है द इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स required to attract the electrons, to attract the electrons। तो 11 प्रोटॉन सारे के सारे नहीं होंगे, जब अपन स्क्रीनिंग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन रिक्वायर्ड फॉर द अट्रैक्शन विल बी लेस, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर क्लोजली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड द सिग्मा इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट, is called screening constant या shielding constant। अब सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेशंस हमारे सिलेबस में तो नहीं है, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, कैलकुलेट कर भी सकते हैं अपन, नहीं भी कर सकते हैं अपन, तो दोनों में से मतलब क्या डिसाइड करें कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बोलो। सर एक एग्जांपल दिखा दो खाली। एग्जाम्पल दिखाओगे तो पूरा रूल दिखाना पड़ेगा, एग्जाम्पल एक नहीं लिख पाएंगे, पूरा फिर रूल, रहने दो। पूरा रूल दिखाना पड़ेगा, उससे अपन डिले ही होंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। हाँ तो फिर रहने दो ना सर। चैप्टर खत्म होने के बाद बता दे। सर क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर रहने दो ना सर। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि अपन ने ना 2 क्लास लेट हो गए इस बार, तो क्योंकि फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा क्लास चला जाएगा, तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये पॉइंट्स लिख लेते हैं।
पॉइंट्स में अपन लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी बैच में पढ़ाया नहीं होगा, जो बैच बहुत आगे चल रहा होगा उसको पढ़ा भी दिया होगा। ऐसा नहीं है कि किसी बैच में नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ाया होगा। जो बैच आगे चल रहे होते हैं उनको पढ़ा दूंगा, क्योंकि टाइम होता है ना, पढ़ाते रहो, क्या फर्क होता है। अपन लेट है तो इसलिए मैंने कहा। तो एक काम करूंगा, जिस बैच में पढ़ाया होगा उसका लेक्चर भेजता हूं मैं तुम्हें, चलेगा? तो तुम लोग एक बार देख लेना कैलकुलेट कैसे किया, और फिर मुझसे पूछ लेना, तो मैं जल्दी से बता दूंगा। ठीक है चलेगा? सर। ओके सर। हाँ है ना? क्योंकि पढ़ाया तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ यार, मतलब फिर एक तो एक क्लास मिला अपन को एक, और फिर अपन और कोई क्वेश्चन आता तो है नहीं। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, all atoms can show spin moment. The Z effective for helium is 1.7, मतलब इस हीलियम में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें कौन सा स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है? तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आपस में, तो वो रिपल्शन की वजह से ये इन दोनों का क्लाउड थोड़ा दूर जाएगा, तो इसका अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस कम हो जाएगा। भाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है? द डिक्रीज इन अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। So the value of, ऑब्वियसली बात है, सिग्मा हम खुद लिख लेंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और आप बता रहे हो Z इफेक्टिव लेना है 1.7, इसका मतलब है सिग्मा का वैल्यू 0.3 रहा होगा। द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव increases from LHS to RHS in a period, because the electron in the nucleus, the electron is added in the same shell, because when the atomic number increases, थोड़ा सा वैसे लिखते हैं, जो अपन को पता है पहले वो लिखो, बिकॉज में, because as atomic number increases, the electron is added in same shell, so its attraction to the nucleus is more, to nucleus is more. The size decreases, size decreases from LHS to RHS, RHS in a period. अब ये जो लिखा हुआ ना थर्ड पॉइंट, मैंने ये लिखा है कि देख, जब अपन LHS से RHS की तरफ जाते हैं तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस बढ़ेगा, अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस बढ़ेगा मतलब Z इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, तो Z इफेक्टिव मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस बढ़ेगा, इसलिए साइज छोटा होता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो बॉटम इन अ ग्रुप, अब इसमें तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है टॉप टू बॉटम, अगर अपन बात करें पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लाइक दैट, तो उसमें तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है। The Z effective increases up to 30, then it becomes constant. Constant. मतलब लिथियम कम होगा, सोडियम का ज्यादा होगा, और सोडियम का जितना होगा उतना ही पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम भी होगा।
क्योंकि थर्ड पीरियड में सोडियम प्रेजेंट होगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब तो अपन लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट। सर लास्ट पेज दिखा सकते हो एक बार? मैं इसलिए तो वेट कर रहा था। डन सर। अब फिफ्थ पॉइंट, in a shell the energy of S is less than P is less than D is less than F। ये अपन को पहले से पता है। किसी भी शेल में पहले S को फिल करते हैं, फिर P को, फिर D को, फिर S को फिल करते हैं। जो शेल अंदर होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छा, तो वो ज्यादा अच्छा स्क्रीन करता है बाहर वाला। तो S और P में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ज्यादा अच्छे स्क्रीन करते हैं, ये दोनों ज्यादा अच्छा स्क्रीन करते हैं, गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर S और P में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी अच्छा होता है। मतलब अगर कोई एटम है अपने पास तो S और P ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो अच्छा स्क्रीन करके दिखाते हैं। तो Z इफेक्टिव अच्छा स्क्रीन करने का मतलब है कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है, मतलब वैल्यू ऑफ दिस इज हाई फॉर S एंड P, फॉर S एंड P। बट D में जो होता है वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो पुअर इसलिए होता है बिकॉज D में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब किसी सबशेल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक बात तो कर ही रहे थे ना कि भाई S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, 6 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और 10 इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन, ऑब्वियस सी बात है 10 का रिपल्शन तो बहुत ज्यादा होगा। तो अगर इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस से ज्यादा मूव करेगा, क्लाउड ज्यादा दूर जाएगा। तो इसका अगर क्लाउड ज्यादा दूर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्लाउड ज्यादा दूर जाने का मतलब क्या, मतलब क्लाउड ज्यादा दूर जाने से क्या होगा, कैसे डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस, अगर वो क्लाउड अगर मूव करेगा तो दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का आपस में डिस्टेंस कम होगा, लेकिन न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक मिनट रुकना, वैसे वगैरह भी पता नहीं। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना, मतलब अगर क्लाउड जैसे उनमें रिपल्शन होगा आपस में तो क्लाउड दूर जाएगा। अगर क्लाउड दूर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई क्लाउड दूर, न्यूक्लियस से दूर मूव करने का मतलब है कि अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है और इसका तो पुअरेस्ट होता है। तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई फर्क ये पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन हुआ अच्छा तो न्यूक्लियस से वो लूजली बॉन्डेड होगा, उसको निकालना आसान होगा अगर हम निकालना चाहें तो। और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्क्रीन अच्छे स्क्रीन नहीं होंगे तो उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा, और अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज भी छोटा रहा होगा। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो साइज है वो जनरली छोटे होते हैं और एफ के तो बहुत ही ज्यादा छोटे होते होंगे, क्योंकि उसमें तो पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन स्क्रीन ही नहीं होते हैं
तो सारे के सारे न्यूक्लियस में अट्रैक्टेड होते हैं अच्छे से, और अच्छे से अट्रैक्शन होने का मतलब है कि उनका बाइंडिंग टू द न्यूक्लियस बहुत अच्छा होगा। सर मतलब अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना? बिल्कुल। सो आप लिख भी सकते हो अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस, अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस प्रोपोर्शनलिटी अगर अपन लिखें तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। लिख सकते हैं आप। तो inertial electrons shows better screening effect than the outer shell or subshell electrons. That is what I mean by screening effect. तो अपन लिखेंगे that is screening effect of टू पी विल बी, मतलब ये अच्छा स्क्रीन करेगा एज कंपेयर टू 3s से। वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है ना, अंदर वाले जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा स्क्रीन कर पाएंगे ना बाहर वाले थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन से। वो अच्छा स्क्रीन करेगा 3p से, वो अच्छा स्क्रीन करेगा 4s से, या वो अच्छा स्क्रीन करेगा बाकी शेल से। मतलब अगर सेम शेल है, इन सेम शेल, अगर शेल का नंबर सेम है तो ऑब्वियसली बात है एस अच्छा स्क्रीन करेगा, पी से पी अच्छा स्क्रीन करेगा, डी से डी अच्छा स्क्रीन करेगा, एफ से। ये स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग पे अंदर वाले जो सबशेल या शेल्स होंगे। अब इधर शेल्स की बात कर रहे हैं, इधर सबशेल्स की बात कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। ये एक ही शेल, इधर एन का वैल्यू सेम है, मतलब nth शेल, तो उसमें एस का स्क्रीनिंग ज्यादा अच्छा होगा, पी से पी का स्क्रीनिंग ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा इसके कंपैरिजन में, ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा इसके कंपैरिजन में। ये अपन को पता, मेनली अपन को ये दोनों पॉइंट ही होते हैं जिनकी वजह से अपन को स्क्रीनिंग पूरा पढ़ना होता है, और मुझे यही दोनों पॉइंट चाहिए बस। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये बना। और इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर पुअरेस्ट है, पुअरेस्ट मतलब मिनिमम है, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का टू द न्यूक्लियस, तब तो साइज भी छोटा होगा, उनको निकालना भी मुश्किल होगा, लाइक दैट। तो बता सकते हैं भाई, अब ऐसे एस की बात करेंगे तो अपन इसमें 5s लिख सकते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा, लिखते रहेंगे। अपन ये भी अब ऐसे नहीं कर रहे कि अपन ने सारे ही लिखे, अपन तो रैंडमली लिख लिया है कि अपन कहेंगे कि नहीं नहीं सर वो 3D नहीं लिखा आपने, लिखो 3D, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 3D का स्क्रीनिंग अच्छा होगा 4s से, बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आएगा। जो भी पहले प्रेजेंट है उसका स्क्रीनिंग ज्यादा अच्छा होगा। These are the points जो अपन को स्क्रीनिंग इफेक्ट में पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब मेनली जो क्वेश्चंस या जो कंसेप्ट अपन को चाहिए वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ही चाहिए। The properties which shows variation
in periodic table, वो LHS से RHS की तरफ या फिर टॉप टू बॉटम होगा। अगर किसी पीरियड में LHS से RHS की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है तो 100% टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज हो रहा होगा, और अगर वो LHS से RHS की तरफ वो डिक्रीज हो रहा है तो 100% वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा होगा। These are periodic properties, इसलिए अपन उनको बोलते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टी। मतलब देयर इज रेगुलर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज। रेगुलर वेरिएशन मतलब मुझे या तो LHS से RHS पता हो या टॉप टू बॉटम पता हो, वो अपन बता देंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज। एंड द पीरियडिक प्रॉपर्टीज आर एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, and the fourth one, that is electronegativity. ये चार पीरियडिक प्रॉपर्टी मेनली अपन को पढ़ना होता है। और भी प्रॉपर्टीज हैं भाई, पीरियडिक टेबल में आप जितना मर्जी चाहे पढ़ लें। सबके ऑक्साइड बना लो, सबके हाइड्राइड बना लो, सबके डेंसिटी पढ़ लो, सबके मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लो, मतलब वो अपन कुछ भी पढ़ सकते हो। पीरियडिक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी पढ़ लो, लेकिन मेनली अपन को पीरियडिक टेबल में ये प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है। फिर बाद में अपन थोड़ा बहुत और डिस्कशन करेंगे इन प्रॉपर्टीज के अलावा। सो दीज आर द पीरियडिक प्रॉपर्टीज। लेकिन पीरियडिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे एटॉमिक रेडियस है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा तो LHS से RHS में डिक्रीज होगा। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है तो LHS से RHS इंक्रीज होगा। मतलब अगर इसमें अपन देखें तो A और B ले लें अपन इसको, तो एटॉमिक रेडियस में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, मतलब ये फॉलो करेगा B वाला, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी A वाला फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, तो अपन ये वाला फॉलो, तो लाइक दैट वी कैन राइट। लेकिन अपन को पढ़ना है डिटेल में, तो पढ़ना शुरू करते हैं डिटेल में एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट पेज पे चलिए। एक मिनट सर। हाँ डन सर। अब अपन एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। We cannot calculate the radius of isolated मतलब सिंगल एटम। So the radius is calculated in bonded form. Radius is calculated is called ionic coupling, is calculated right depending on the bonding or packing form of elements। तो
क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे एक होता है भाई कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, एक होता है मेटालिक रेडियस, एक होता है वंडर वाल रेडियस। जनरली अभी तो अपन ये 3 टाइप के रेडियस पढ़ेंगे। कोवेलेंट रेडियस अपन कैलकुलेट करते हैं फॉर नॉन मेटल, मेटालिक रेडियस फॉर मेटल्स ऑब्वियसली, और वंडर वाल रेडियस अपन कैलकुलेट करते हैं फॉर गैसेस, बिकॉज गैसेस में तो पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, are away from each other. तभी वो गैसेस होंगे ना। मेटल्स में तो सॉलिड में तो पैकिंग हो जाएगा मेटल, मेटल्स में वो एलिमेंट्स आर स्टिक टुगेदर। तो शुरू करते हैं कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है वो देखते हैं। भाई हम आइसोलेटेड एटम का तो कैलकुलेट कर नहीं सकते रेडियस, कि एक फ्रीली मूविंग एटम है या फ्री एटम है, उसका रेडियस बताओ कितना होगा, तो वो तो नहीं कर सकते। तो अपन को डिपेंडिंग ऑन दिस कि वो कैसे है कोवेलेंट रेडियस। अगर नॉन मेटल है तो कोवेलेंट कैलकुलेट करूंगा, मेटल है तो मेटेलिक रेडियस, और गैसेस है तो वंडर रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस होता है द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस nuclear distance between the two atoms when they are covalently bonded, when they are bonded in a single covalent bond, single covalent bond। तो कभी कभी होता है ना कि कोई एटम डबल बॉन्ड भी बना लेता है, तो अपन को तभी कैलकुलेट करना है एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस जब वो सिंगल बॉन्ड में अटैच होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब आप ये कह रहे हो कि 2 एटम ऐसे हो जाएंगे, एक एटम ऐसे होगी और उसका एक एटम ऐसे होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। So in a covalent bond there is a sharing of electron। तो इसने ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, that will be called as covalent radius। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा that will be called as covalent radius। तो ठीक है, we'll write that ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, इसको अपन बोल देंगे, इसको मान लेते हैं d ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम। तो जो कोवेलेंट रेडियस होगा, और रेडियस that will be equal to d by 2। d is the distance between the nucleus of the two atoms, तो वो d by 2। अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, सपोज d for H2 ना is equal to होता है 0.74 angstrom, then radius of hydrogen atom will be equal to d by 2, that is equal to 74.47 divided by 2.37 angstrom। ये वैल्यू अपन को याद नहीं रखनी है, मतलब तो इसमें फिर बताने की जरूरत ही क्या है सर, सीधा सीधा देख लेंगे, वो दिख तो रहा है। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी ना, हाँ तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है मुझे वैल्यू, तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि फिर तो हम रेडियस बता ही देंगे। रेडियस ऑफ क्लोरीन कितना होगा, d by 2 हो जाएगा, so that will be equal to 1.98 divided by 2, that is equal to 0.99। अब अगर कोई हेटेरो एटम्स है, मतलब ये तो आपने मान लो ऐसे बना दिया आपने कि एक Cl एटम है, दूसरा Cl एटम है, बना लिया आपने, इन दोनों में d आ जाएगा 1.98।
अगर कोई दूसरा एटम है, एक अलग है और एक अलग है, मान लो अपने पास ऐसे एटम है, अब बताओ क्या करोगे फॉर हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स। तो मान लो एक मेरे पास ऐसे गिवन है और दूसरा मेरे पास ऐसे गिवन है, अब बताओ क्या करूं? अब भी लिखूं क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस? तो अपन कहेंगे अब नहीं लिख सकते आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फॉर हेट्रो एटम्स। मान लो अज्यूम कर लेते हैं अपन कि भाई एक मेरे पास हाइड्रोजन गिवन है और एक मेरे पास Cl गिवन है, तो अब थोड़ी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे, अब तो अपन को D गिवन होगा, D गिवन, और D गिवन होगा अपने पास कैसे 1 पॉइंट सपोज करता हूँ 36 ऐसे। तो अपन कहेंगे देखो भाई इस केस में D विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। ये अपन को 136 गिवन है, 1.36 एंगस्ट्रॉम यूनिट गिवन है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दो आप मुझे, या फिर रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम दो मुझे। तो अगर ये गिवन होगा तो ये कैलकुलेट कर लूंगा, ये गिवन होगा तो ये कैलकुलेट Cl ये होता है। तो मैंने तो अभी क्या किया ना, देख हाइड्रोजन भी कैलकुलेट किया था आपने, ये भी कैलकुलेट किया था मैंने, दोनों को ऐड करके डिस्टेंस बता दिया 1.3। अब ये जो डिस्टेंस होता है ना, मैंने तो डायरेक्टली ऐड करके बता दिया, लेकिन अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये जो D का वैल्यू है ना वो थोड़ा सा छोटा होगा 1.36 से, मतलब आइसोलेटेड एटम से भी थोड़ा छोटा होगा, मतलब थोड़ा सा, जैसे अपन कहेंगे 1.36 की जगह 1.34 या 1.35 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, वो ज्यादा डिस्टेंस भी चेंज नहीं आएगा। वो क्यों? तो अपन कहेंगे देखो ऐसे है, जैसे HCl है ना, तो ये तो आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया दोनों के, तो आपने कहा ये 1, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। अब अपन कहेंगे सर यहाँ पर एक और फैक्टर ऑपरेट कर रहा होगा, और वो फैक्टर होगा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। भाई इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी हो रहा होगा। वो अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चार्जेस का अट्रैक्शन हो रहा होगा ना, तो अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा सा और छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। तो क्या अपन उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए फॉर हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स। है ना, D ऑफ, मान लो एटम इन मॉलिक्यूल AB, एक मॉलिक्यूल एज्यूम कर लेते हैं AB, मतलब वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो D ऑफ AB मुझे गिवन होगा, जैसे इसमें गिवन था, तो अपन कहेंगे रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, और ये जो डिस्टेंस होगा ये तो अपन सम करके बता सकते हैं, थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा अपन को, इसको आप एंगस्ट्रॉम यूनिट में ले लो दोनों को। तो ये थोड़ा सा जो डिक्रीज करना होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, वो जितना ज्यादा ये चार्ज के स्ट्रेंथ होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, थोड़ा उतना ही ज्यादा चेंज आएगा बहुत कम चेंज, लेकिन उतना ही ज्यादा चेंज आएगा अगर इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। और इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा तब होते हैं जब इसमें मेटालिक और इसमें नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड ज्यादा हो, मतलब ये नॉन मेटालिक ज्यादा है इससे, तो अपन कहीं ऐसे लिख देते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछते तो है नहीं, लेकिन अपन को पता होना चाहिए डेल्टा EN इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऐसे अपन को करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, जिसमें R इज रेडियस ऑफ A, RB इज रेडियस ऑफ B, दोनों को ही एंगस्ट्रॉम यूनिट में होना चाहिए, ये भी एंगस्ट्रॉम यूनिट में होगा, ये भी एंगस्ट्रॉम यूनिट में होगा, मतलब यूनिट आपके एंगस्ट्रॉम यूनिट ही होगा इसके रेडियस में। भाई मेरी मर्जी, मैं कहूंगा मैं पिकोमीटर्स में लूंगा, ले लो पिकोमीटर्स में, तो पिकोमीटर्स में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, ये मतलब रेडियस, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं
delta En is difference in electronegativity. Difference in electronegativity of, अभी पढ़ेंगे अपन electronegativity of A and B. तो जैसे इधर क्लोरीन और ये होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है, तो इनका डिफरेंस जो है वो 0.9 होता है। इन दोनों का डिफरेंस कोई भी एटम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, बट अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो अपन इससे कैलकुलेट कर लेंगे। डी अपन को गिवन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन नहीं है तो अपन तो सीधा कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं कर सकते अलग अलग एटम में, क्योंकि उनकी साइज अलग अलग होगी। बट कोवेलेंट बॉन्ड में अपन को साफ साफ दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कॉमन हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियस काफी पास आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब अपन मेटालिक रेडियस देख सकते हैं, तो कोवेलेंट रेडियस होगी अपना। अब मेटालिक रेडियस की बात करते हैं सॉलिड्स में। सर तो जो रेडियस कैलकुलेट किया तो उससे तो थोड़ा कम ही आएगा ना सर, क्योंकि हाँ, कम ही ओवरलैपिंग आएगा। होता है। ये तो वही तो बताया है। तो आप ऐसे लिखो, ऐसे साइन में आता है, इसके लिए बना देना, वो उसके वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। हो गया? हाँ सर। तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं दैट इज मेटालिक रेडियस। Metals are solids made of hard sphere. Closely packed in a crystal lattice. Crystal lattice मतलब regular arrangement of atoms. That is called crystal lattice. तो मेटालिक रेडियस जो होते हैं, अब इसमें तो सीधा सीधा है भाई, दो एटम हैं, वो ना तो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो बस ऐसे होता है। तो इसमें तो कंप्रेसिबल भी नहीं होते, आपस में कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग भी नहीं होती, वो तो क्लोजली पैक्ड होते हैं बस। हाँ, तो क्लोजली पैक्ड है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिख लो और हाफ कर दो उसका। The half of the internuclear distance. Internuclear distance between the two atoms. When they are closely packed. Is called metallic radius. That is called metallic radius. बना देते हैं metallic radius का। ले लेते हैं x, ले लेते हैं इसको। x/2 is metallic radius. x/2 कर देते हैं metallic radius, internuclear distance. तो अब ये वैल्यू अपन को x की वैल्यू गिवन होगी तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे। अब उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। That is metallic radius. Third, we can write that wonderful radius. फिर अपन कुछ वैल्यूज उसमें भी लिख लेंगे ना, अपन वेरिएशन पढ़ेंगे तो। It is calculated for gases. For gases.
so any particle will be in gaseous state if the particle occupies at least 4 times of its actual volume. मतलब जो भी पार्टिकल का एक्चुअल वॉल्यूम है, मान लो ये एक्चुअल वॉल्यूम है पार्टिकल का, तो इसको दूसरे पार्टिकल से गैसियस स्टेट में तभी रह सकता है ये जब ये अपने सराउंड में अपने वॉल्यूम से 4 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करके रखे। मतलब इसका ये एक्चुअल वॉल्यूम है और इससे जो 4 टाइम्स वॉल्यूम होगा, इसके एक्चुअल वॉल्यूम से जो 4 टाइम्स वॉल्यूम होगा, उसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल नहीं आना चाहिए, तो फिर दीज आर इन गैसियस स्टेट। मतलब दूसरा पार्टिकल जो होगा वो 2 पार्टिकल आपस में गैसियस स्टेट में तभी रहेंगे जब वो अपने से 4 टाइम वॉल्यूम अपार्ट होनी चाहिए। मतलब ये भी इतना ऑक्यूपाई करे, ये भी, अगर इससे ज्यादा दूर है तो भी गैसियस स्टेट में। भाई अगर ये गैसियस स्टेट का लिमिट है कि इतना होगा तो गैसियस स्टेट है, इससे कम होगा तो लिक्विड बन जाएगा। तो फिर इतना अगर लिमिट है, एटलीस्ट इतना दूर है तो गैसियस होगा, तो ये भी गैस होगा। तो और दूर रहेंगे तो और भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा, ऐसे हो तो भी गैस होगा। लेकिन ये मिनिमम लिमिट लिया था हमने। तो ये मिनिमम लिमिट क्या होता है, ये अपने वॉल्यूम से 4 टाइम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, ये अपने वॉल्यूम से 4 टाइम ऑक्यूपाई करे, तो फिर ये गैसियस स्टेट में रहेंगे। उससे कम होगा तो वो लिक्विड में रहेगा। अब अगर ये गैसियस स्टेट के लिए लिमिट लिख रहे हैं अपन कि भाई ये गैसियस स्टेट के लिए लिमिट है, ठीक है, तो अगर ये गैसियस स्टेट के लिए लिमिट है तो अपन कहेंगे इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लो आप। तो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होगा, तो अपन कहेंगे ऐसे, इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना, दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और फिर अपन कैलकुलेट करेंगे क्या हुआ, ये ले लो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको y ले लो, तो वंडर वाल रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस। वंडर वाल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट है जिसने ये कैलकुलेशन बताया था अपन को, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो पूरा मतलब एक चैप्टर का 50% पार्ट है इसका, कैलकुलेशन और इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो ये तो बहुत दूर होंगे पार्टिकल। हाँ भाई, अगर इसमें देखेंगे तो इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, लेकिन कोवेलेंट रेडियस में तो बहुत सारा पार्ट कॉमन भी आ रहा। तो अपन लिख सकते हैं, यू कैन से वंडर वाल रेडियस greater than metallic radii, greater than covalent radii। क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में तो बहुत सारा पार्ट कॉमन हो जा रहा था ना, ऐसे देखो ये वाला पार्ट, उसकी वजह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस काफी पास हो जा रहा था। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, कोई पार्ट कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें तो कॉमन क्या, ये तो बहुत दूर भी, तो ये तो वंडर वाल रेडियस तो सबसे बड़ा होना ही चाहिए। So वंडर वाल रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं फॉर गैसेस, मेटेलिक रेडियस फॉर सॉलिड्स, एंड मेटेलिक रेडियस इसको अपन क्रिस्टल रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सो मेटेलिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस फॉर सॉलिड्स एंड वंडर वाल रेडियस फॉर गैसेस। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेटेलिक। आप इसे एक बार पढ़ के आना, जो भी मैंने आपको बताया, और जो थ्योरी मैंने पढ़ने के लिए कहा वो थ्योरी पढ़ के आना। ओके सर। हाँ सर, वही एनसीईआरटी से ना। हाँ, वो एनसीईआरटी से पेज नंबर 74 से लेके